नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो बात कर रहे थे व्यावसायिक वृत्ति के बारे में, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसी का हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसमें देखेंगे शिक्षक से रिलेटेड चीजें। ओके, यानी इससे पहले हम लोगों ने देखा था व्यवसाय से रिलेटेड चीजें कि व्यवसाय के लिए क्या जरूरी है, क्या नैतिक संहिता होती है, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या मोरल एथिक्स होता है। आज हम लोग इस पार्ट में देखेंगे शिक्षक को कैसा होना चाहिए एक व्यवसायिक के तौर पे, यानी एक व्यवसाय के तौर पे, एक प्रोफेशनल इथिक के तौर पे शिक्षक के साथ क्या होता है, कैसा होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए शिक्षक को, क्या गुण होते हैं इसके, क्या अच्छाइयाँ बुराइयां होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे आज इस पार्ट में। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करते रहें, बताते रहें कैसा है क्या है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या सबसे पहले कि शिक्षक का व्यावसायिक आचार संहिता कैसा होता है। शिक्षक का व्यावसायिक आचार संहिता क्या होता है, प्रोफेशनल एथिक फॉर टीचर्स, कि क्या एथिक्स हैं, क्या टीचर्स के गुण हैं, क्या होने चाहिए। तो अध्यापकों का जो वृत्तिक आचार संहिता है, जो इसके प्रोफेशनल इथिक्स है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए समर्पण। क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए, यानी बिना समर्पण के कोई भी शिक्षक सही नहीं हो सकता। यानी आपको एक समर्पण दिखाना होगा। किसके लिए? बच्चों के लिए समर्पण होना चाहिए, लगन होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए, लगन होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रतिबद्धता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिबद्धता होना चाहिए। यानी अगर ये तीनों है तो आप एक अच्छे शिक्षक की आचार संहिता का पालन कर रहे हैं। ओके, तो क्या क्या होना चाहिए? समर्पण, लगन और प्रतिबद्धता होना चाहिए। और इन तीनों के साथ आपको क्या करना है? कार्यों को संपादित करना है। कार्यों को संपादित करना है, यानी आपके पास जो भी कार्य दिया गया है, जो भी आपसे उम्मीद गवर्नमेंट की हो या स्कूल की हो या बच्चों की हो, तो आपको इस उम्मीद पे खड़े होने के लिए तीन मोस्ट जो चीजें हैं वो आनी चाहिए। पहला क्या? समर्पण होना चाहिए आपके अंदर कि हम अच्छा से अच्छा कर सके। दूसरा, लगन होना चाहिए कि हमें बेहतर से बेहतर करना चाहिए। इसके लिए आपको कितनी भी मेहनत करना पड़े, कितना भी सोचना पड़े, जो भी करना पड़े, आप उतना करेंगे। आप लगनशील बनेंगे, मेहनती बनेंगे। कहीं से भी काम, चोरी का काम नहीं करना है। बिल्कुल आपको फिट एंड फाइन रहना है, बिल्कुल लगन से काम करना है। अगर पढ़ाने भी जाते हैं तो आप बिल्कुल लगन से पढ़ाएं, ताकि अगर जब आप एनर्जेटिक रहेंगे तो बच्चे एनर्जेटिक रहेंगे। तो डिपेंड करता है टीचर्स पे कि क्लास का माहौल कैसा बना सकता है। तो हम लोग गुण देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अभी देख रहे हैं आचार संहिता एज ए प्रोफेशनल क्या होता है। तो क्या होना चाहिए? समर्पण, लगन और प्रतिबद्धता तो बहुत जरूरी चीज है। प्रतिबद्धता तो बहुत जरूरी चीज है कि अगर आप प्रतिबद्ध हैं, ठीक है, प्रतिबद्ध है, अगर आप किसी भी चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं तो वो काम बहुत बेहतर होता है। तो एक शिक्षक के तौर पे आपको एक प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, प्रतिबद्धता के साथ काम करना पड़ेगा कि आपके लिए या भविष्य निर्माण के लिए जो हम काम कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए, राष्ट्र के भविष्य के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो बिना प्रतिबद्धता नहीं हो सकता। तो हमें क्या होगा? प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। यानी तीनों को मिला के हमें क्या करना पड़ेगा? कार्यों को संपादित करना पड़ेगा। यानी बिना हम संपादित किए हुए कार्य नहीं कर सकते। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? संपादित करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं व्यावसायिक आचार संहिता की विशेषताएं क्या होती हैं। क्या विशेषताएं होती है आचार संहिता की, कि कुछ ना कुछ तो विशेषताएं होंगी ही होंगी। तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, किस तरीके से आचार संहिता को फॉर्म करेंगे। तो पहला है भूमिकाएं, कर्तव्य, यानी भूमिकाएं, कर्तव्य, है ना, भूमिकाएं, कर्तव्य और जिम्मेदारियों के साथ काम करना। कर्तव्य और जिम्मेदारी, जिम्मेदारियों के साथ क्या करना है? कार्य को संपादित करना है। क्या करना है? कार्य को संपादित करना है। कैसे? अपनी भूमिकाएं होंगी, अपने कर्तव्य होंगे और अपनी जिम्मेदारियां भी होंगी कि किस तरीके से हम क्या करें, आगे बढ़ा सकें उस चीज़ों को, यानी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिकाएं अदा कर सके, देश निर्माण में अपनी भूमिकाएं अदा कर सके,
बच्चों के भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिकाएं अदा कर सके। तो ये भूमिकाएं होनी चाहिए, और भूमिकाएं कैसी, कर्तव्य और जिम्मेदारियों से, यानी जो हमारी कर्तव्य हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसको पूरा पूरा फॉलोअप करना है, ताकि कहीं से भी किसी भी तरीके की कमी ना रह जाए। तो हमें कमी नहीं करना, बिल्कुल अपने लेवल से जितना आप कर सकते हो आपको करना चाहिए, ताकि बच्चा जब बड़ा हो तो आपके सम्मान में सर झुके, ऐसा नहीं कि बाद में वो आपको बुरा भला कहता नजर आए। तो इसीलिए आपको अपने तरीके से कभी भी गलत नहीं करना, कभी भी गलत शिक्षा नहीं देनी है। बिल्कुल आप अच्छी भूमिकाएं में रहें, अच्छी कर्तव्यों में रहें, अच्छी जिम्मेदारियों को निभाएं, ताकि बच्चा आगे चल के अच्छा देश निर्माण कर सके, अच्छा भविष्य निर्माण कर सके। ओके, दूसरा क्या है, दायित्वों को समझें अपने। क्या समझें? दायित्वों को समझें। अगर दायित्व नहीं समझ पा रहे हैं अपना तो दिक्कत है। तो आप एक आचार संहिता का पालन कर रहे हैं, है ना। आचार संहिता को अगर दायित्वों को समझ रहे हैं, दायित्वों के साथ कदम बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब आप आचार संहिता का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर दायित्वों को नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। ओके, तो आपको क्या करना होगा, एज ए शिक्षक आपको अपने दायित्वों को समझना होगा कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे समझाना है कि भविष्य में जाके समाज में वो अच्छे तरीके से समायोजन कर ले, समाज में अच्छे तरीके से मिलाप कर ले और किसी तरीके का उसे प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो इसका दायित्व को क्या करना है, हमें समझना है। और दायित्व को समझने के लिए जरूरी है हमें बच्चों को समझना, और बच्चों को समझने के लिए जरूरी है बाल मनोविज्ञान की जानकारी लेना। ओके, और तब हम जब जानकारी ले लेंगे तब हम जाके उसका सही जीवन कौशल पे उतार पाएंगे और बच्चे को सही जीवन जीने का सलीका सिखा पाएंगे। ओके, तो ये जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, लगन, है ना। लगन के साथ काम करना। किसके साथ काम करना? लगन के साथ काम करना। और किसके साथ काम करना? समर्पण के साथ काम करना। ठीक है, समर्पण के साथ काम करना। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, प्रतिबद्धता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिबद्धता होना चाहिए। ये भी विशेषता है, यानी एक शिक्षक के अंदर आचार संहिता में ये गुण तो बिल्कुल होने चाहिए। क्या? लगन होना चाहिए टीचर का, कि टीचर को अपने प्रति लगन होना चाहिए, मेहनत के प्रति लगन होना चाहिए। साथ ही साथ समर्पण होना चाहिए, शिक्षक को समर्पित होना चाहिए एक बच्चे के लिए, एक स्कूल के लिए, एक विद्यालय के लिए, जहां से भी वो काम कर रहा है बिल्कुल समर्पित होना चाहिए। साथ ही साथ प्रतिबद्ध होना चाहिए कि आपके लिए हम जो भी करेंगे एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए करेंगे, और ये काम होना चाहिए। तो लगन, समर्पण और प्रतिबद्धता तो होना ही चाहिए एक शिक्षक में, और ये आपकी बहुत ही बेस्ट आचार संहिता है। शुरुआत में ही बताया कि एक टीचर के गुण होने चाहिए, एक टीचर के, कि आप प्रतिबद्ध रहो, आप समर्पित रहो। अगर शिक्षक से उम्मीद लगाई जाती है कि जब आपके आला अधिकारी जो हैं, ऊपर के जो अधिकारी हैं, आपसे अगर कोई डिमांड करते हैं, आपसे कोई बात करते हैं, बताते हैं स्कूल के बारे में, तो आप उसमें कमियां नहीं निकालेंगे, आप उसको सहसर स्वीकार करेंगे कि हमें ये चीज़ बनाना है, यानी अधिकारियों ने कहा है तो हमें इस बात को मान लेना है। ओके, मानने के लिए बाध्य भी होते हैं शिक्षक, इतना याद रखिएगा। आप पर अधिकारी जितने भी जो भी निर्णय देते हैं, मानने के लिए शिक्षक बाध्यकारी होते हैं, यानी आपको समर्पित रहना होगा। किसके लिए समर्पित रहना होगा? अधिकारियों के वचनों के लिए। याद रखिए, अगर अधिकारी कहते हैं कि शिक्षा में ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए या ऐसे काम करवाना है, तो आपको उस चीज को बात मानना पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसको मॉडिफाई करके या उसको अपने तरीके से अच्छा, बेहतर से बेहतर समझाने का तरीका होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट विशेषता क्या है आचार संहिता का? जवाबदेही। शिक्षक का एक और काम होता है जवाबदेही। ठीक है, जवाबदेही किसका होता है? शिक्षक का। ओके, शिक्षक का होना चाहिए या होता है ना। जवाबदेही किसका होता है? शिक्षक का होता है। अब शिक्षक जवाबदेही कैसे करता है? याद रखिए, बच्चे का कोई दोष नहीं होता। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी चीज़ है, तो आप सीधे सीधे जवाब किससे पूछेंगे? शिक्षक से पूछेंगे, क्योंकि बच्चे का कोई दोष नहीं होता। उससे साफ साफ कहा जाता है कि जो दोष है वो शिक्षक का। या तो शिक्षक
पढ़ा नहीं पा रहा है, या तो शिक्षक के विधियों में प्रॉब्लम है, शिक्षक के प्रणाली में प्रॉब्लम है, यानी पद्धतियों में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं ऐसे चीजों में प्रॉब्लम है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जवाबदेही किसकी बन जाएगी? शिक्षक की। यानी अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, किसी तरीके की समस्या है, या कोई चीज समझा नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रहा बच्चा, तो इसमें बच्चे का दोष नहीं, दोष किसका है? शिक्षक का है। और उसको अपनी प्रणालियों को, अपनी पद्धतियों को चेंज करना पड़ेगा, अपनी विधियों को चेंज करना पड़ेगा, ताकि बच्चा आसानी से समझ पाए। तो जवाब किसका होगा? कौन आंसर देगा? तो याद रखिए, किसका होगा? शिक्षक का। जवाबदेही का काम किसका होगा? शिक्षक का होगा। ओके, नेक्स्ट है मूल्य और आदर्शों का पालन करना। नेक्स्ट क्या है? मूल्य और आदर्शों का पालन करना। मूल्य और आदर्शों का पालन करना बहुत जरूरी है। किसका? मूल्य और आदर्शों का। यानी अगर हम अपने मूल्यों को समझे, अपने आदर्शों को समझे, तो बच्चों को भी हम मूल्य और आदर्शों के बारे में समझा पाएंगे। और याद रखिए, मूल्य हमारा जीवन कौशल का चैप्टर है, और इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन से मानवीय मूल्य होते हैं, कौन कौन से संवैधानिक मूल्य होते हैं, कौन कौन से एनसीईआरटी द्वारा मूल्य बताए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एनसीईआरटी ने 84 प्रकार के मूल्य बताए हैं, लेकिन हम लोग उसमें से सिर्फ शैक्षिक मूल्य पढ़ते हैं। और शैक्षिक मूल्य क्या हैं? हमारे 4 शैक्षिक मूल्य हैं, जो कि हम कहाँ पढ़ेंगे? मूल्य वाले चैप्टर में। ओके, मूल्य वाले, वैल्यूज वाले चैप्टर में। खैर, हम लोग को यहाँ पढ़ना है शिक्षक की आचार संहिता, और इसमें मूल्य और आदर्शों का होना बहुत जरूरी है। यानी आपके अंदर आपकी अगर कोई वैल्यूज नहीं है, तो आप के पास जो बच्चे हैं वो भी आपकी वैल्यूज़ या आपकी कदर नहीं करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है आपको अपनी वैल्यूज़ बनाना, और वैल्यूज़ बढ़ाने के लिए ज़रूरी है आपका लगन, समर्पण और प्रतिबद्धता होना। ये आपके जो मूल्य हैं उसको अपने आप सामने ले आता है। दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम इतना कर दिए, हम इतना कर दिए, हम इतना पढ़ा दिए तो हमारा ही पढ़ा हुआ आएगा। बोलने से नहीं होता, करने से होता है। बच्चा ऑटोमेटिक समझेगा कि कितना जानकार हैं और कितनी नॉलेज है। ओके, ये याद रखिएगा। बहुत लोग हल्ला करते हैं कि हमने पढ़ा दिया, इतना करवा दिया, इतना करवा दिया। उससे कोई मतलब नहीं होता। लोग खुद समझते हैं कि किसको कितना आता है और कितना नहीं आता। ओके, तो आपको बताना नहीं, समझाना है, आपको दिखाना है कि हमें आता है, हमें ये सब चीज़ें हैं, हम इतना अच्छे से समझा दें मूल्य और आदर्शों को, ताकि बच्चे या जो भी आप हैं आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो इस तरीके से क्या होना चाहिए? मूल्य और आदर्शों का पालन करना चाहिए। ठीक है, काम आचार संहिता के जरिए और भी होता है। क्या? नियम और शर्तों से काम करना। ओके, क्या होता है? नियम और शर्तों से काम करना। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, 6 नंबर है नियम और शर्तों से काम करना। नियम और शर्तों से काम करना, यानी आपको कैसा करना है? नियम और शर्तों के आधार पे काम करना है। क्या नियम है और क्या शर्त हैं आपके, उस अकॉर्डिंग काम करना। ऐसा नहीं कि कुछ भी करते जा रहे हैं, कुछ भी सिखाते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बच्चा जिस उम्र में है, जिस तरीके से, उस नियमों को समझाना है, उसी शर्तों पे काम करना है कि आपको बनाना क्या है बच्चे को भविष्य निर्माण करवाना है, बच्चे का जो समाज है, देश है, उसका निर्माण कराना है। तो इन सब तरीके से हमें क्या करना है? सिखाना है बच्चे को। तो जरूरी क्या है? नियम और शर्तों का पालन करना। नियम और शर्तों का पालन करना और करवाना भी साथ साथ में बच्चों का, ताकि बच्चे टाइम का महत्व समझ पाएं, समय का महत्व समझ पाएं, क्या वर्क करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, किससे क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये सबका जो गुण है वो आ जाए। तो नियम जो हैं उनको अपनाएं, फॉलो करें, जिससे बच्चा भी एक नियम को फॉलो करेगा। और जैसे आप किसी नियम को फॉलो करते हैं, आप एक अच्छा अनुशासक कहलाते हैं। और अगर बच्चा कर रहा है तो बहुत अच्छा अनुशासन बच्चा कर रहा है, और बच्चा कहलाता है अनुशासित बच्चा। और इससे क्या होता है? उसका भविष्य भी सुधरता है, उससे उसके पास जितने भी लोग होते हैं सब के सब अनुशासित हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा गुण होता है। ओके, नेक्स्ट है श्रेष्ठता। क्या है? श्रेष्ठता है ना, क्या करना है? श्रेष्ठता के साथ पालन करना है, बुद्धि के साथ पालन करना है ना। श्रेष्ठता, बुद्धि और क्या है?
मूल्य पद्धति, यानी इसका इस्तेमाल करना है श्रेष्ठता, बुद्धि और मूल्य पद्धतियों का सही इस्तेमाल, मूल्य पद्धतियों का सही इस्तेमाल। ठीक है, हमें क्या करना है, इनका सही इस्तेमाल करना है, श्रेष्ठता, बुद्धि और मूल्य पद्धतियों का सही इस्तेमाल करना है। यानी हमें क्या होना है, एक श्रेष्ठ अध्यापक को श्रेष्ठता के साथ काम करना चाहिए। श्रेष्ठता मतलब एक आदर्शवादी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, एक आदर्शवादी बनना चाहिए, एक नैतिक पुरुष बन के रहना चाहिए कि आपके बताए हुए रास्ते पे या जो भी बच्चे हों आपको फॉलो अप करें, आपके अनुकरण करें, जिससे उनमें कोई किसी तरीके के बदलाव या भटकाव ना आए। तो आपको क्या बनना है, श्रेष्ठ बनना है। साथ ही साथ बुद्धि का बहुत उचित प्रयोग करना है कि किस तरीके का बुद्धि अपनाएं, कैसे अपनाएं और किस तरीके का अपनाएं, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिमान बन सके और उनकी भी बुद्धि जागृत हो और समाज में समायोजन आसानी से कर सके। तो ये बुद्धि होगा। और मूल्य पद्धतियाँ, जो मूल्य की पद्धतियाँ हैं, उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए कि किस तरीके से मूल्यों को आप जागृत कर पाएँ, किस तरीके से आप अच्छा कर पाए। ओके, तो ये क्या थे, कुछ आचार संहिता हैं जिसके बारे में, जिसकी विशेषता थे। इसी आचार संहिता के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं गुण, शिक्षक के गुण, कि क्या क्या शिक्षक के गुण होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग है अच्छे शिक्षक के गुण, अच्छे शिक्षक के गुण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग क्या, शैक्षिक गुण। सबसे पहले क्या देखते हैं, शैक्षिक गुण। क्या शिक्षक में कोई शैक्षिक गुण होने चाहिए? भाई शैक्षिक गुण तो सबसे ज़्यादा जरूरी है ना, सबसे ज़्यादा जरूरी गुण तो शैक्षिक गुण ही है। शिक्षा से अनुमान भी लगाया जाता है आपसे कि एक शैक्षिक यानी एक शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है शिक्षक के लिए। ठीक है, तो शैक्षिक गुण तो होना बहुत जरूरी है उनमें। तो शैक्षिक गुण के अंतर्गत पढ़ते क्या हैं, क्या उन्हें ज्ञानवादी होना चाहिए? बिल्कुल, एक शिक्षक ज्ञानवादी तो होता ही है, उसके अंदर नॉलेज तो होना चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे एक शैक्षिक गुण में पढ़ते हैं क्या, कि क्या शैक्षिक गुण होने चाहिए, उसको उस सब्जेक्ट की न्यूनतम अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, न्यूनतम अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। ओके, न्यूनतम अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। और क्या होती है न्यूनतम अर्हता? किसी भी शिक्षक के लिए एक न्यूनतम अर्हता क्या होती है? तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर देखें हम लोग, अगर प्राथमिक के लिए, क्योंकि प्राथमिक ही सबसे ज़्यादा आता है, तो प्राथमिक के लिए न्यूनतम अर्हता क्या होते हैं? प्राथमिक के लिए न्यूनतम अर्हता होती हैं स्नातक। क्या होते हैं? स्नातक प्लस साथ साथ में और क्या होता है, प्रशिक्षण। क्या होता है? प्रशिक्षण। प्रशिक्षण में क्या होता है, बीटीसी यानी प्राथमिक प्रशिक्षण। कैसा होना चाहिए? प्राथमिक प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें और क्या, तो प्राथमिक प्रशिक्षण के लिए पात्रता परीक्षा पास होनी चाहिए। ठीक है, यानी प्राथमिक का क्या होना चाहिए, प्राथमिक का पात्रता परीक्षा, जो पात्रता परीक्षा है उसे पास होना अनिवार्य है। यानी आपको तीन चीजें जरूरी है, स्नातक, प्रशिक्षण, प्राथमिक का प्रशिक्षण और प्राथमिक पात्रता परीक्षा अगर पास हैं तो आपकी शैक्षिक न्यूनतम अर्हता प्राप्त है। यानी आपको शैक्षिक गुण है, आपके पास ये शैक्षिक गुण है कि आप प्राथमिक बच्चे को पढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्राथमिक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ये शैक्षिक न्यूनतम अर्हता है। ओके, हालांकि अभी इस पे 50% और परसेंटेज का भी अंतर होता है, लेकिन अभी भी इसके लिए अभी समझिए जूनियर के लिए अभी भी केस चल ही रहा है इसको लेके कि अगर आपके पास 50% है नहीं है और अगर आप स्नातक में लाए हैं, आप में किए हुए, परास्नातक किए हुए हैं, तो स्नातक के 45% पे भी आप बीएड कर सकते हैं। ओके, और इसके लिए जूनियर में अभी भी केस चल रहा है कि हमें भी ऑर्डर दिया जाए, क्योंकि जूनियर में 50% लिख दिया है, जिसका 50% नहीं है वो भर नहीं सकते हैं। ओके, तो यही कहने का मतलब है कि अगर आप रोकना चाहिए था तो आप बीएड करने से पहले ही क्यों नहीं रोक देते? किसी का 2 साल बर्बाद कर रहे हैं, उसके बाद ये विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, ये प्रॉब्लम है ही। वाकई आप पहले ही रोक दो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो। ओके, खैर देखिए क्या होता है। तो 50% के लिए चलिए परसेंटेज की बात नहीं करते हैं, ऑप्शन में इसी तरह लिख के आ जाता है।
तो प्राथमिक के लिए क्या होना चाहिए, स्नातक प्रशिक्षण, जो प्राथमिक प्रशिक्षण होता है, और साथ ही साथ प्राथमिक पात्रता परीक्षा होना चाहिए। अगर हम माध्यमिक स्कूल की बात करें, माध्यमिक की यानी 6 to 8 की, तो यहाँ पे भी क्या होता है, स्नातक प्लस प्रशिक्षण किसका, माध्यमिक स्कूलों का क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, यानी बीएड पास होना चाहिए आपको। साथ ही साथ जो पात्रता परीक्षा होता है माध्यमिक का यानी अपर प्राइमरी का, उसका पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए, उसका पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए। ओके, तो ये थे हमारे 2 शैक्षिक गुण। अब देखते हैं हम लोग व्यावसायिक गुण शिक्षक के, कि क्या क्या व्यावसायिक गुण होते हैं एज ए प्रोफेशन, आपके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। ओके, तो एज ए प्रोफेशन सबसे पहला है व्यावसायिक गुण में व्यवसाय के प्रति सच्ची निष्ठा, यानी अपने जो व्यवसाय है, ओके, जो व्यवसाय है उसके प्रति क्या होना चाहिए, सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। अगर सच्ची निष्ठा नहीं है तो आप कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे अगर सच्ची निष्ठा नहीं है तो आप एक अच्छा अध्यापक भी नहीं बन सकते। आपको एक अच्छे अध्यापक के लिए आपके अंदर से एक सच्ची निष्ठा निकलनी चाहिए, कि पढ़ाने की एक ललक होनी चाहिए, पढ़ाने का मन करना चाहिए, तभी आप एक सच्चे और अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। यानी आपको अच्छा पढ़ाने के लिए एक सच्ची निष्ठा भी अंदर से आनी चाहिए। काम या टाइम पास करने के लिए नहीं, या सिर्फ पैसे कमाने के ध्येय से शिक्षक नहीं है, क्योंकि याद रखिए शिक्षा एक परोपकार है। शिक्षा क्या है, एक परोपकार है, एक समर्पण है, एक लगन है, ओके, और एक समाज सेवा है। तो शिक्षा आपको इसी वे में देखना पड़ेगा। आप सिर्फ ये सोचोगे कि हमें सिर्फ पैसा बनाना है शिक्षा से, तो शायद आप एक अच्छे शिक्षक नहीं कहलाएंगे। तो अच्छे शिक्षक कहलाने के लिए आपके पास सही में निष्ठा होनी चाहिए, अंदर आत्मा में दम होना चाहिए, या अंदर आत्मा में आपको ये लगना चाहिए कि आप एक अच्छा परोपकार का कार्य कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप भविष्य निर्माण कर रहे हैं। और अगर सच्चा भविष्य निर्माण कर रहे हैं तो आपको पैसा नहीं मायने रखता, क्योंकि पैसा आपको तौलता है। और अगर भविष्य निर्माण कर रहे हैं तो सोचिए कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, और ये एक अमूल्य धारणा है। क्या है, अमूल्य धारणा, इसका कोई पैसा नहीं दे सकता। ओके, अगर वाकई में अगर देख लें तो शिक्षक का पैसा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि शिक्षक सिर्फ एक बालक का भविष्य नहीं बनाता, बल्कि एक पूरा देश का भविष्य बना रहा होता है। ओके, तो ये एक अमूल्य चीज़ें हैं जिसको मूल्य में तौला नहीं जा सकता। तो इसके लिए जरूरी क्या है, एक सच्ची निष्ठा का होना। ओके, क्या जरूरी है, एक सच्ची निष्ठा का होना। ओके, दूसरा क्या है, क्या कारण है, क्या गुण है व्यवसाय के, तो दूसरा है अपने विषय में पूर्ण ज्ञान, यानी विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको प्रोफेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको उसका पता होना जरूरी है। एक व्यावसायिक गुण है, न कि शैक्षिक गुण है। शैक्षिक गुण में होता है कि आपको न्यूनतम अर्हता प्राप्त हो तो वो आप शैक्षिक गुण में रख सकते हो। विषय का अगर पूर्ण ज्ञान है तो वो एक प्रोफेशन है, आपका व्यावसायिक गुण है। यानी आप अगर व्यावसायिक हैं, आप अगर प्रोफेशनल हैं, तो इसका मतलब आपको अपने सब्जेक्ट में पूर्ण ज्ञात हैं, और अपने सब्जेक्ट में आपको कहीं से कोई हरा नहीं सकता, इसलिए आपको एज ए शिक्षक देखा जाता है। तो इसका क्या होना चाहिए, विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और जब तक विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सही शिक्षक भी नहीं कहलाएंगे, आप फंसेंगे। ओके, तो ये चीज़ है, क्या होना चाहिए, विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, उचित विधियों का प्रयोग, उचित विधियों का प्रयोग, यानी आपके अंदर विधियों का प्रयोग करने का माध्यम होना चाहिए, या आपको पता होना चाहिए, आपको उचित विधियों का प्रयोग करना आना चाहिए कि आप सही जगह पे सही तरीके से आप विधियों का प्रयोग किस तरीके से कर रहे हैं। विधियां, बहुत सारी विधियां होती हैं, तरह तरह की विधियां होती हैं, आपको विधियों का प्रयोग करना आना चाहिए, और साथ ही साथ विधियों को चेंज करना भी आना चाहिए, चेंज करना भी आना चाहिए, क्योंकि विधियां एक जैसे अगर चलते रहें तो शायद बच्चा बोर होने लगेगा। तो इसके लिए विधियों का प्रयोग करना आना चाहिए। विधियां कभी कभी आपको बहुत खुश मिजाज होकर पढ़ाना है, कभी कभी थोड़ा सा लेवल डाउन करके पढ़ाना है, कभी कभी आक्रामक बन के पढ़ाना है, ताकि बच्चा
क्या करे, मोटिवेट हो उस चीज़ों से, उस चीज़ों को समझे, थोड़ा सा एकाग्र हो और क्लास को एक फ्लो में नहीं चलाना। एक फ्लो में चलाने का मतलब होता है कि सारे बच्चे सो जाएंगे, ठीक है, मोटिवेट नहीं रहेंगे। तो मोटिवेट करने के लिए विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर ये भी होता है कि आपको तरह तरह के विधियों का प्रयोग करना है, कभी आप भ्रमण विधि पे पढ़ा रहे हैं, कभी आप औपचारिक विधि से पढ़ा रहे हैं, कभी आप अनौपचारिक विधि से ले गए बाहर पढ़ाने के लिए, तो ये सारी विधियों का प्रयोग करना है। साथ ही साथ ऐसे ऐसे विधियों का प्रयोग करना है जिससे बच्चा आसानी से सीख ले। आप क्रिया करा के बच्चों को सिखा सकते हैं, ओके, प्रैक्टिकल करा के बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें विधियों का प्रयोग आना चाहिए। ये एक व्यावसायिक गुण है कि आपको विधियों का प्रयोग आना चाहिए। जितना विधियां होंगी उतना ही बढ़िया काम होगा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, अगर मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो आप बच्चों को समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो आप समझा भी नहीं पाएंगे। तो मनोविज्ञान का ज्ञान तो बहुत जरूरी है। मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत जरूरी है। और यही नहीं कि सिर्फ ये व्यवसाय में, किसी भी व्यवसाय में आपको मनोविज्ञान का ज्ञान तो होना चाहिए। आप अपने सामने वाले ग्राहक के भावनाओं को तो समझ ही सकते हैं, तभी तो आपके जो ग्राहक हैं वो आपसे अटैच होंगे। ओके, तो ये तो बहुत जरूरी है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब अपने अपने जगह पे मनोविज्ञान का ज्ञान रखता है। कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, वो अपनी जगह पे भले उस चीजों को समझ ना रहा हो कि कर क्या रहा है, लेकिन करता वो मनोविज्ञान वाला ही है। ठीक है, करता वो क्या है, मनोविज्ञान वाला ही है। वो सामने वालों को समझ रहा होता है, उसको रिलेट कर रहा होता है, उसके बाद जैसा वो चाहता है वैसा बोलने की कोशिश करता है। ये एक मनोविज्ञान ही तो है। ओके, तो ये मनोविज्ञान के जरिए वो भी अपने काम को करता है। ये एक अच्छा व्यवसायिक गुण होता है। तो एक शिक्षक के लिए भी क्या होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक गुण आना चाहिए। वो मनोविज्ञान को समझे ताकि बच्चों को अच्छे से समझे, और जैसे जैसे बच्चों को समझेगा वैसे वैसे वो कार्य अच्छा करेगा। ओके, तो ये है। नेक्स्ट है समय का पाबंद होना। बहुत जरूरी है शिक्षक के लिए समय का पाबंद होना। अगर आप समय के पाबंद नहीं है तो सिखाएंगे क्या। ओके, समय का पाबंद होना एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। एक शिक्षक के लिए पाबंद होना बहुत जरूरी है। यानी अगर आप एक शिक्षक, सही में अगर आप शिक्षक हैं तो आप समय के महत्व को समझते हैं कि कौन से समय पे क्या कार्य करना उचित है और एक एक समय का महत्व कितना है, ये आप समझते हैं। बहुत जो बच्चे होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आराम से चलते हैं, चलो कोचिंग ही तो जाना है या पढ़ने ही तो जाना है, आराम से जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा या आधा घंटा लेट पहुंचते हैं, ठीक है छूट गया कल देख लेंगे। अगर आप में ये कंटिन्यूटी बनी है तो आप भूल जाओ कि आप शिक्षक बनोगे। शिक्षक के एक गुण अपना नहीं पा रहे हो, आप शिक्षक कैसे बनोगे। ओके, तो शिक्षक के गुण अपनाओ पहले। अगर कोई चीज आपको बनना है, अगर आपको अधिकारी बनना है तो पहले आप मेंटली तो अधिकारी बन जाओ। अगर आप मेंटली अधिकारी बन गए तो फिजिकली बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह आपको अगर बनना है वाकई में टीचर, तो आप दिमाग से ही जीवन कौशल अपना लो, दिमाग से ही आप टीचर बन जाओ। देखो आप टीचर के गुण अवगुण सब अपने आप जान जाओगे। जरूरी नहीं है आपको ये सब चीजें याद करवाया जाए। ओके, जरूरी नहीं है। आपको बस ये काम करना है कि आप दिमाग से टीचर बन जाओ। आप दिमाग से टीचर बन गए, आप शिक्षक बन गए, ये सब चीजें ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट गुण यह है कि समय का पाबंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समय का पाबंद, और समय को महत्व देना चाहिए। अगर जो इंसान समय को महत्व नहीं देता वो इंसान जिंदगी में हमेशा फेल होता है। ओके, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। समय और निर्णय एक ऐसे चीज हैं जो आपको बहुत ऊपर अर्श तक पहुंचा सकता है, और समय और निर्णय एक ऐसा चीज है जो आपको फर्श तक पहुंचा सकता है। तो ये दो ऐसी चीज़ हैं, समय पे सही निर्णय नहीं लेना और समय पे सही बात या जो काम करना है वो काम नहीं करना, ये आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में फेल जरूर करता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो समय और निर्णय बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो समय का पाबंद तो होना चाहिए एक शिक्षक को। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, क्या होना चाहिए, कुशल वक्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुशल वक्ता होना चाहिए। क्या कुशल वक्ता होते हैं ये, क्या कुशल वक्ता होते हैं? बिल्कुल, शिक्षक को एक कुशल वक्ता तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर बोलेगा ही नहीं तो सामने वाला कैसे समझेगा। उसके पास ऐसे ऐसे तर्क होने चाहिए, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होने चाहिए जो बच्चों को समाज से रिलेट कर दे।
बच्चों को समाज से रिलेट कर दे। अगर वक्ता अच्छा नहीं होगा तो उसके पास तर्क की कमी होगी, और तर्क की कमी होगी तो आप समझा नहीं पाओगे। तो एक टीचर के अंदर ये गुण बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि आपको एक कुशल वक्ता बनना चाहिए, एक अच्छा बोलने वाला बनना चाहिए, क्योंकि समाज का निर्णय यही करते हैं, समाज का लीडरशिप यही होते हैं। तो आप एक लीडर बन के उभरते हो, आप बच्चों के लिए हीरो रहते हो, आपका आंख बंद करके अनुकरण करते हैं, तो इसका मतलब आपके पास रोल मॉडल है, और रोल मॉडल का एक अच्छा गुण होता है अच्छा वक्ता। अच्छा वक्ता वही बनता है जो अच्छा लिसनर होता है, अच्छा श्रोता होता है। ओके, तो ऐसा नहीं कि शिक्षक का काम सिर्फ और सिर्फ बोलना ही है, सुनना नहीं है। तो शिक्षक, बहुत मैंने देखा है, बहुत लोग सिर्फ अपनी बात रखते हैं, बोलते जाते, सामने वाला का नहीं सुनते, और अगर सामने वाला का सुन नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप अच्छे वक्ता भी नहीं है। तो बच्चा अगर बोल रहा है, आप बोलने के लिए पहले अच्छा बेटा समझ गया, आप बैठो हम समझा रहे हैं। अब बच्चे का क्या हुआ, बच्चा अपनी पूरी बात बोला नहीं है, उसके अंदर से पूरी बात आपने सुना भी नहीं है, आपने बोलना शुरू कर दिया। अब बच्चे को क्या हुआ, उसको प्रॉब्लम होने लगी, यानी अपनी बात तो रखा ही नहीं ना, एक्चुअली में पूरी बात तो रखा ही नहीं, आप आधा समझ गए और आपको लगा कि हमने पूरी बात समझ लिया और बोलना शुरू कर दिया। तो वक्ता, ध्यान रखिए, कुशल वक्ता एक कुशल श्रोता भी होता है। तो एक शिक्षक का बहुत अच्छा काम होता है एक श्रोता का भी। सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों के मनोभाव को निकालना। क्या करना? निकालना, यानी जो वो सोच रहा है वो कम से कम बोल तो ले। तो एक शिक्षक के पास ये भी गुण होने चाहिए कि एक कुशल श्रोता होना चाहिए। ओके, अगर अब वो सुन रहा है बहुत अच्छे से, एक पेशेंस के साथ, ऐसा नहीं सुन रहा है तुरंत मारपीट करना शुरू कर दे या तुरंत कुछ कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुशल श्रोता भी होना चाहिए, तभी वो कुशल वक्ता भी बन पाएगा। तो पहले चीज़ों को पूरा समझे, सुने, सोचे, उसके बाद एक अच्छा निर्णय दे बच्चों को। ये होता है क्या? कुशल वक्ता। ओके, नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तकों के प्रति रुचि। क्या होना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों के प्रति रुचि होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के प्रति रुचि होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए पाठ्य पुस्तकों में, तभी आप सही से पढ़ा पाओगे। यानी अगर आपके अंदर ही रुचि नहीं है, आपके अंदर ही इंटरेस्ट नहीं है उस बुक को लेके, तो आप क्या पढ़ा पाओगे? आप तो सबसे पहले खुद इंटरेस्ट लो, तब जाके बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। बच्चे तो वैसे ही पढ़ने से भागते हैं, तो उनको पढ़ाना बड़ी बात है। तो पढ़ाने के लिए आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। जब आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में होगा तो आप क्या करोगे? उसको मोटिवेट कर पाओगे। बहुत शिक्षक कहते हैं यार ये तो मेरा बकवास की चीज़ें हैं, ठीक है मुझे आता है लेकिन मज़ा नहीं आता, बस बोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने एक बार कह दिया इसे बोरिंग सब्जेक्ट, तो समझ जाइए कि सामने वाला 10 गुना बोरिंग सब्जेक्ट बना देगा और वो कभी नहीं पढ़ेगा। ओके, अक्सर मैंने देखा है हिस्ट्री के टीचर के साथ, जबकि हिस्ट्री इतना मज़ेदार सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री इतना मज़ेदार सब्जेक्ट होता है, उसके बावजूद इसको बोरिंग कह देते हैं बच्चे। बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो सब के सब कह देते हैं बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। क्यों बोरिंग है? इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, पूरी कहानी की तरह अगर आप सुनाएं हिस्ट्री को और अगर मज़ा ना आए तो फिर बताइए, कहानी सुनने में मज़ा आता है ना, फिल्में देखने में मज़ा आता है ना, तो फिल्में ही तो है हिस्ट्री। अगर उस तरीके से बता दिया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। जैसे जया मैम बताती हैं, देखिए कितना मज़ा आता है। आप ही में बताती है ना चंद्रा IAS में, जया मैम क्लास देखिए, उनका कितना मज़ा आता है देखने में, एक के बाद एक घटनाएं कैसे कैसे घटती हैं। तो ये अगर पढ़ाने का तरीका होना चाहिए कि किस तरीके से समझाया जाए कि चीज़ें और अच्छा हो, तो यही चीज़ है कि कैसा आप इंटरेस्ट लोगे, उसी तरीके से बच्चा भी इंटरेस्ट लेगा सब्जेक्ट में। अगर आप नहीं लोगे तो बच्चा भी नहीं लेगा। ओके, नेक्स्ट, बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए। ओके, बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम के साथ साथ सहानुभूति होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? सहानुभूति होना चाहिए, है ना, सहानुभूति होना चाहिए, ताकि बच्चा प्रेम और अनुराग से और ज़्यादा प्यार मोहब्बत से सीख सके। ठीक, याद रखिए जीवन कौशल में सहानुभूति नहीं है, समानुभूति है, वहाँ पे एम्पैथी है। एक जीवन कौशल में एम्पैथी का होना बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चों के साथ सहानुभूति भी रखना है कि बच्चा कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसको प्यार मोहब्बत से समझाए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम इग्नोर कर दे चीज़ों को। तो थोड़ा सा हमें क्या रखना है? सहानुभूति भी रखना है बच्चों के साथ। ये क्या था? ये थे हमारे कुछ व्यावसायिक गुण। क्या हैं? ये हमारे कुछ व्यावसायिक गुण हैं। आगे हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, देखते हैं क्या व्यक्तित्व गुण। ठीक है, टीचर का व्यक्तिगत गुण क्या होने चाहिए, टीचर का क्या क्या व्यक्तिगत गुण होने चाहिए, कि भाई वो व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उसका किस तरीके का होना चाहिए व्यक्तित्व। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या व्यक्तिगत गुण, है ना।
तीसरा है शिक्षक का व्यक्तिगत गुण। व्यक्तिगत गुण, क्या क्या व्यक्तिगत गुण होनी चाहिए, क्या क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए, कैसी मेरिट होनी चाहिए इसके। तो पहला और सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या, वेशभूषा। क्या होता है, वेशभूषा। ठीक है, वेशभूषा कैसा होना चाहिए, वेशभूषा कैसा होना चाहिए, या उसका बाह्य स्वरूप जो है, बाह्य स्वरूप कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। बाह्य स्वरूप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि बच्चा क्या है, आपको अनुकरण कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, आपको अनुकरण कर रहा होता है। और आप ही अगर बिना नहाए धोए किसी तरीके से पहुंच रहे हैं, बाल कहीं है, कुछ और है, किसी तरीके से है, तो आपका बच्चा अनुकरण करके क्या सीखेगा, नहीं सीखेगा ना। तो इसके लिए जरूरी है क्या, आपको बढ़िया से वेल मेंटेन, नहा धोआ के, बाल वाल झाड़ के, बढ़िया से स्मार्ट बन के स्कूल जाना है, ताकि बच्चा आपको समझे, अनुकरण करे और वो भी कल से स्मार्ट बनने की कोशिश करे। और आज का तो ट्रेंड ही यही है स्मार्ट बच्चे का। ओके, तो ट्रेंड ही यही है, तो आपको भी सबसे पहले स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको भी उस तरीके से समझना पड़ेगा, अपना बाह्य स्वरूप थोड़ा सा फेयर एंड लवली पाउडर लगा के थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, तब जाके सामने वाले आपको समझ पाएंगे। तो बाह्य स्वरूप बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। ठीक है, बाह्य स्वरूप बहुत ज़्यादा क्या करता है, फॉलो अप करता है आपका। ओके, तो एक शिक्षक के पास ये गुण होने चाहिए कि उसका बाह्य स्वरूप बिल्कुल अच्छा, वेल मेंटेन और अनुकरण करने लायक, यानी एक लीडर के तौर पे हो। ओके, लीडर के तौर पे बिल्कुल मोदी टाइप पर्सनालिटी होनी चाहिए, यानी बाह्य स्वरूप बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। दूसरा, उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। दूसरा, उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, यानी जब आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, जब आप हेल्दी होंगे तो अच्छे से पढ़ा भी पाएंगे, अच्छे से समझा भी पाएंगे, खुश रहेंगे। ओके, खुश रहेंगे, और खुश रहना बहुत अच्छी बात होती है किसी भी चीज़ के लिए। एक तो मेंटली बीमारी नहीं होती, किसी तरीके की समस्या नहीं होती, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है उत्तम स्वास्थ्य का होना। और उत्तम स्वास्थ्य अगर है, आप हैप्पी हैं, तो बच्चे भी हैप्पी हैं, और हैप्पी हैप्पी रह के क्या करेंगे, वो लोग सीख लेंगे। तो बहुत ज़्यादा शांत होना, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना, ये एक अच्छा गुण नहीं होता। तो स्वास्थ्य जो है हमारा अगर अच्छा है, इसका मतलब हम फिजिकली अच्छे हैं, और जब हम फिजिकली अच्छे हैं तो मेंटली भी अच्छे हैं। जैसे अरस्तु ने कहा था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो ये बात गांधी जी भी मानते हैं, और हमारे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि अगर स्वस्थ शरीर है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ है, और इससे हम अच्छा देश का निर्माण और भविष्य का निर्माण करेंगे। तो ये अपने पर्सनालिटी के लिए भी सही है, जरूरी नहीं सिर्फ शिक्षक के लिए, सभी के लिए ये एक अच्छा पर्सनालिटी है। बाह्य स्वरूप होना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। अगर उत्तम स्वास्थ्य है तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है धैर्यवान होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जरूरी तो यही है। ठीक है, क्या होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। और जितना अच्छा आप धैर्यवान होंगे, जितना अच्छा आपके अंदर पेशेंस होगा, वो उतना ही अच्छा इंसान कहलाएगा। पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है लोगों के बीच, बहुत ज़रूरी है पेशेंस, कि अगर आपके पास धैर्य है तो आप अच्छे से सुनोगे, आपकी बात, और जब आप बोलोगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से लोगों की सुनी है। और अच्छे से जब सुने हैं तो जब बोलेंगे तो सबका मिक्सर करके अच्छा बोलेंगे, क्योंकि यही तो धैर्यता है, यही तो पेशेंस है। और सबको पता है कि आप अच्छे पेशेंस वाले हैं, तो ये आपका एक अलग गुण बन के आता है, एक अच्छा व्यक्तित्व बन के आता है। बड़बड़िया वाले अच्छे व्यक्तित्व नहीं कहलाते मनोवैज्ञानिक या जीवन कौशल के अकॉर्डिंग। यानी आप अंदर से सोचते नहीं हो, यानी जो चीज़ है थोड़ा सा आपको समझ के चीज़ों को बोलना चाहिए। शांत रहना नहीं है, शांत रहने का मतलब आप इंट्रोवर्ट बनते चले जाओगे, तो शांत नहीं रहना, बल्कि बस ये बोलते वक्त सोचना है, और थोड़ा सा अपने अंदर धैर्यवान पेशेंस रखना है। तुरंत आग बबूला नहीं होना, तुरंत चीज़ों के पीछे पड़ नहीं जाना। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। नेक्स्ट क्या है, उत्साह। क्या होना चाहिए, उत्साह। ठीक है, क्या होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, उत्साही, एनर्जेटिक होना चाहिए। जब आप एनर्जेटिक होंगे तो बच्चे एनर्जेटिक होंगे। तो क्या होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए। उत्साही बहुत जरूरी है, जितना आप उत्साही होंगे उतना ही बच्चे उत्साही होंगे। नेक्स्ट है आत्मसम्मान। क्या होना चाहिए, आत्मसम्मान। जितना आत्मसम्मान आप अपना करते हैं, तभी वो आप दूसरे का भी आत्मसम्मान करेंगे। सेल्फ ऑब्जर्वेशन या सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट जितना ही अच्छा होगा, उतना ही आप दूसरे का भी सम्मान कर सकते हैं।
उतना ही आप अच्छा सम्मानित व्यक्ति के तौर पे जीवन जिएंगे, आदर्शवादी नैतिकता के साथ अपना जीवन जिएंगे। नेक्स्ट है कक्षा का व्यवहार। क्या होता है? कक्षा का व्यवहार, कि किस तरीके से कक्षा का व्यवहार होगा, ये डिपेंड करता है शिक्षक के पर्सनालिटी पे। शिक्षक का व्यक्तित्व गुण होता है कि कक्षा को किस तरीके से व्यवहारित कर पाएंगे। ओके, कक्षा का व्यवहार किस तरीके से होगा वो टीचर पे डिपेंड करता है। टीचर चाहे तो खुशनुमा मिजाज से बिल्कुल टीचर जो क्लास होगा वो बना रहेगा, और टीचर चाहेगा तो बिल्कुल गुपचुप तरीके से भी टीचर जो क्लास कक्षा का व्यवहार होगा वो हो सकता है। तो हमें समझना क्या है, एक अच्छा व्यवहारिक गुण अपनाना है। ओके, तो ये क्या था, ये कुछ थे व्यक्तित्व के गुण। क्या थे? व्यक्तित्व के गुण। नेक्स्ट देखते हैं संबंध स्थापित करने के गुण। नेक्स्ट है संबंध स्थापित करने के गुण, कि कैसे कैसे संबंध स्थापित करेंगे एक शिक्षक। तो संबंध स्थापित करने के गुण क्या क्या होते हैं? संबंध स्थापित करने के गुण। अब क्या क्या गुण है जो संबंध स्थापित करेंगे? तो सबसे पहले शिक्षक और छात्र के बीच, शिक्षक और छात्र के बीच कैसा संबंध होगा? मित्रवत संबंध। कैसा संबंध? मित्रवत संबंध। ठीक है, कैसा संबंध? मित्रवत संबंध बनाना है। किसके किसके बीच? शिक्षक और छात्र के बीच एक संबंध होना चाहिए, वो होना चाहिए क्या? मित्रवत संबंध। ठीक है, यानी मित्रवत रहेगा तो बच्चा अपनी फीलिंग्स आपको बता पाएगा। इस तरीके से डरा धमका के अपनी बातें जो है छात्र के साथ नहीं रखना। ऐसा नहीं कि आप शिक्षक हैं तो बिल्कुल अलग रहेंगे, बिल्कुल चीज़ें अलग अलग करेंगे, तो ऐसा काम नहीं है। हमें बच्चों के साथ कैसा संबंध रखना है? मित्रवत संबंध रखना है। ओके, कैसा संबंध रखना है? मित्रवत संबंध रखना है। अगर शिक्षक के बीच देखें, यानी अपने कलीग्स के बीच देखें कि कैसा है, कैसा संबंध रखना है अन्य शिक्षक के प्रति, तो कैसा संबंध रखना है अन्य शिक्षक के प्रति? तो सहयोगात्मक संबंध रखना है। कैसे रखना है? सहयोगात्मक संबंध रखना है। किसके किसके बीच? शिक्षक और अन्य शिक्षक के बीच। यानी अगर हम हैं और कोई और शिक्षक है, साथ में काम कर रहे हैं, जरूरी है साथ में काम करना ही करना है, अकेले कोई इंसान कर नहीं सकता, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सहयोगात्मक संबंध रखना पड़ेगा। हम एक दूसरे के सहयोग करेंगे, सहयोग के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सहयोगात्मक संबंध रखना है। नेक्स्ट क्या है? प्रधानाध्यापक के साथ, शिक्षक का प्रधानाध्यापक के साथ कैसा संबंध है? प्रधानाध्यापक के साथ कैसा संबंध रहेगा? तो याद रखिए, ये है सहयोगपूर्ण। कैसा? सहयोगपूर्ण संबंध। यानी हमें क्या करना है? सहयोग करना है। किसका? प्रिंसिपल का। ठीक है, कैसा करना है? सहयोग करना है प्रिंसिपल का। ओके, यहाँ पे सहयोग में थोड़ा सा क्या है? मधुर संबंध आ जाता है, मधुर संबंध आ जाता है। ठीक है, यानी हम जब कलीग्स रहते हैं तो आपस में काफ़ी मधुर संबंध होता है, काफ़ी कोरिलेट करते हैं हम आपस में। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ हम सहयोगपूर्ण वातावरण बना सकते हैं किसके साथ? प्रधानाध्यापक के साथ। बहुत ज़्यादा मधुर संबंध नहीं हो पाता है कारणवश, लेकिन रखना जरूर चाहिए। हमें सहयोग करना है, सहयोग की भावना जागृत करनी है अपने अंदर। ओके, नेक्स्ट है शिक्षक और अभिभावक के बीच। शिक्षक और अभिभावक के बीच कैसा संबंध रखना है? शिक्षक और अभिभावक के बीच भी याद रखिए मित्रवत संबंध रखना है, ताकि वो अपनी बातें, अपने बच्चों की बातें, अपने चीज़ों के बारे में आसानी से बता पाए। और जब आसानी से बता पाए तो आप उसका अच्छा से सॉर्ट आउट या चीज़ों को कर पाएँ। ओके, तो इस तरीके से हमें समुदाय या अभिभावक के साथ भी मित्रवत संबंध रखना है। और लास्ट है शिक्षक का समुदाय के साथ। शिक्षक का समुदाय के साथ कैसा संबंध होता है? तो याद रखिए सहयोगात्मक संबंध होता है। किसके किसके बीच? शिक्षक और समुदाय के बीच भी कैसा होता है? सहयोगात्मक संबंध होना चाहिए, एक मधुर संबंध होना चाहिए, ताकि समुदाय की चीज़ों से भी वो समझ पाए और चीज़ों को कोरिलेट कर पाए और अच्छे से रह पाए। तो ये क्या थे? ये कुछ थे हमारे गुण, यानी एक शिक्षक के गुण, उनका व्यावसायिक गुण, उनका शैक्षिक गुण, उनका व्यक्तिगत गुण और संबंध स्थापित करने के गुण होने चाहिए। एक अच्छा शिक्षक के एक सारे गुण होते हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एक व्यावसायिक आचार संहिता के बारे में, एक शिक्षक के बारे में क्या क्या होता है और उनके क्या क्या गुण होने चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें।
धन्यवाद।